बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है सबसे पहले बात करेंगे इज़राइल की जो बर्बरियत है और मुख्तलिफ़ मुल्कों पे जो हमले, अब तक 5 मुल्कों पे हमले हो चुके हैं, कब कब क्या हुआ है इस पे बात करेंगे। और फिर वज़ीर आज़म के दौरे कतर पे ही बात करेंगे। और भारत और ब्राज़ील के दरमियान जो मुआहदा मनसूख हुआ है वो मुआहदा था क्या, और अब वो मुआहदा किससे हुआ है, इस पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे चीन और भारत के दरमियान जो सरहदी तनाज़ात है, चीनी तजियाकार उस पर क्या कहते हैं और पाकिस्तान से मुतालिक उनकी क्या राय है। ये हैं आज के मौज़ूआत। और फिर हम बात करेंगे नेपाल में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं और मामला ख़राब हैं। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा तो दिया है लेकिन अभी तक मामला संभला नहीं है। ये है हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जो ये सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं। 9 सितंबर को इसराइल ने कतर पे हमला किया और 9 ही को जो नेपाल में बड़ा ज़बरदस्त इनकलाब आया। बड़े अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो कतर पे हमला एक गैर मामूली कदम है इसराइल का, और इसके बढ़ते हुए जो कदम हैं और जो उसके बढ़ते हुए हौसले हैं, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। उसकी हैवानियत में, उसकी फ़िरौनियत में, उसकी दज्जालियत में, जो रोज़ बरोज़ जो उसकी बड़ा खूंखारी में जो उसका इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि उसने खून पी लिया है जो फ़लस्तीन में हमास का। और इसके अलावा जो पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया खामोश बैठी रही है, उसका ये भुगतना पड़ेगा। जो इन सब को, जो पूरी इस्लामी दुनिया को जो कि खून नाहक हुआ है फ़लस्तीनियों का मक़ज़ा में, उसका जवाब सबको देना पड़ेगा और कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब उसमें पाकिस्तान कहीं कहीं बोलता तो है। जब मई 6 को जो हुआ तो सारे ड्रोन वो उड़ा रहे थे, बहुत से जो है वो भी कर रहे थे, जो और जहाज़ भी उड़ा रहे थे उनके, और इनके बहुत से जो है ये, तो वो सबसे ख़तरनाक जो उनके पास जो हथियार है इंडिया के पास, जो S-400 का जो डिफेंस सिस्टम है, जो 300 किलोमीटर पहले पकड़ लेता है किसी भी को, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो हुकूमत ने वज़ा की है, वो सारी दुनिया में डॉक्टर बन गया। अब आप देखें कि कतर जैसा मुल्क जो है, जो कि हर मामले में आगे बढ़ बढ़ के सुलह करा रहा था, दुआ उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में अमन कराया, और ट्रंप को शायद ये गुस्सा है। आप हैरत देखें तो देखें कि कतर में और अमेरिका के अंदर एक दिफाई मादा है कि जिनकी जो सलामती है उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है, और वहाँ बहुत बड़ा अड्डा है। 2 अड्डे हैं उनके। एक उनका जो इंफॉर्मेशन का अड्डा है जिसको नेस्कॉम कहते हैं, और एक अड्डा सेंटकॉम का है, जो कि सबसे बड़ा अड्डा कराया जाता है एशिया के अंदर और ख़लीजी मुल्क के अंदर, जो कि इतना बड़े इलाके में उसको घेरा ले रखा है। और वहाँ पर जो है कतर के पर जो हमला किया है 2 सितंबर को, आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं अमेरिका के जो लोग हैं, वो मेरे ख़्याल में सारी दुनिया के अंदर जो इस वक्त भी बेयकीनी कैफियत है, जो उसमें बदअमनी है, जिस अंदाज से निज़ाम जो उथल पुथल हो रहा है, उसमें अगर आप देखें तो अमेरिका का जो उसमें हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का, ये सबको जो उकसा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं। अब देखिए इंडिया से उस वक्त पाकिस्तान की जय जयकार करने लगे, अब इंडिया से फिर दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा लिया उन्होंने। तो अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बाद देखा जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे ये आखिरी सदर होंगे, इसके बाद में अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। तो अब बहरहाल ये बात अजीब देखेंगे कि देखिए जिस मुल्क को जिम्मेदारी करनी थी, वहाँ उनके फ़ौजी अड्डा मौजूद है, इसके बावजूद भी इसराइल वहाँ हमला कर रहा है, क्योंकि वहाँ हमास की मीटिंग हो रही थी। जब हमास के लोगों की मीटिंग हो रही थी तो क्या हो रहा था, वो अमेरिका ने जो धमकी दी थी कि भाई आप ये फाइनल है, आपको है, आप अमन कायम कर लें, नहीं तो फिर हम आप पर हमला करेंगे या हम हमले की इजाज़त दे देंगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। वो अमन करने जा रहे थे आपसे, अमन के मज़ाकरात की आपकी जो शराइत थी वो मानने जा रहे थे, इसके बावजूद भी उन्होंने हमला किया, क्योंकि इसराइल को ये सूट नहीं करता है कि वहाँ पर किसी कहीं अमन हो। क्योंकि अगर नेतन्याहू को ये प्रॉब्लम है कि अगर जैसे ही अमन हुआ उसकी हुकूमत चली जाएगी, वो जेल में होगा और मारा जाएगा। अब सवाल ये है कि वो जो सारे उनके जो है कैदी भी रहा करने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब वो खुद, अब ये तो इसराइलियों को खुद चाहिए कि जब वो खुद ही नहीं चाहता है कि उसके बाद जो उनका कैदी हैं, इसराइली कैदी हैं, यहूदी कैदी हैं, वो खुद छुटे, तो नेतन्याहू नहीं चाहता तो वो अपने नेतन्याहू का मुहासबा करें। जी। इसके अलावा हम ये बात ये कहना चाहते हैं
कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो अमन कायम हो गया तो नेतन्याहू की मौत है, तो इसलिए हमें ये पता था कि जैसे ये मामला अमन मुज़ाकरात का होगा वो कहीं ना कहीं और हमला करेगा, तो उसने हमला कर दिया। अब मैं एक बात आपसे, और फिर क्या किया हमला, 15 तैयारे आए हैं, जिसको अब तैयार कर रहे हैं कि 10 तैयारे आए, तो 10 F-35 स्टेल्थ तैयारे थे। लेकिन जो कतर के पास सिस्टम है, जो उनके पास पेट्रियट भी है और कई और सिस्टम भी हैं, वो सिस्टम 300 किलोमीटर से उनको देख सकते हैं। वो उन्होंने दूर खड़े रहकर सबको निशाना बनाया और 6 अफराद शहीद हुए हैं जी, जबकि मरकज़ी रहनुमा महफूज रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि पहले उनके पास पेट्रियट भी है और कोई डिफेंस सिस्टम है। सवाल ये है कि वो क्या कर रहे थे। आप स्टेल्थ तैयारों को नहीं देख सकते थे, तो फिर इसके बाद में वापसी जब जा रहे थे तो उस वक्त आपको मार देना चाहिए था उनको। फिर आपके पास अगर देखें, कतर के पास जदीद फ़िज़ाई फ़ौज मौजूद है, सबसे जदीद उनके पास है जी, उस खत्ते में, उस खत्ते पे नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी उसके मुकाबला नहीं है उनके पास। हमसे तो मुश्किल है फिर नहीं, वो देखिए वो तो आपकी ट्रेनिंग का डिपेंड करता है ना। आपके जो F-17 थंडर तैयारे हैं ब्लॉक 3, वो बहुत जदीद हैं, अभी तक लोगों को उसकी सलाहियत का पता नहीं है। तो आप देखिए कतर के पास जो अमेरिका के F-15 EQ तैयारे हैं, फिर यूरो फाइटर्स हैं जो बहुत जदीद हैं, राफेल है, राफेल उनके पास काफ़ी बड़ी तादाद में, जितनी इंडिया से उससे भी ज़्यादा उनके पास है। तो अगर आप देखें तो अमेरिका के बाद में उनका सबसे बड़ा जो अड्डा है अमेरिका का, ये कतर के अंदर है जी। अब मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि ये छोटी छोटी रियासतें ये तंग करती हैं, इनको ख़त्म किया जाए और इसराइल को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ग्रेटर इसराइल बनने दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ अमेरिका चाहता है कि मेगा चाहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जी, मेगा के जो उसे पॉलिसी बयान की है, तो आप उसको देखें कि वो क्या कर रहा है। खुद ही अब इसराइल उनकी मेगा को तोड़ रहा है, उनके हुक्म को नहीं मानता है। तो उसने भी कहा है, अब जो उनके सफ़ीर ने कहा अमेरिका में बैठकर, इसराइल के सफ़ीर ने, कि साहब हमारे लिए अमेरिका की मफादात ज़रूरी नहीं है कि हम उनको तस्लीम करें। सफ़ा उनके आप घर में बैठ कर इनकार कर रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है। अब मैं कहता हूँ, अब सवाल ये है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया कि अमेरिका ममालिक को, क्या ये फैसला कर लिया कि अमेरिका सारे अरब ममालिक को एक एक करके ख़त्म किया जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही है। वो जो डिपेंड करते हैं अरब ममालिक अमरीकी दिफाई निज़ाम पर, वो तो सब अभी वो तो क्लैप्स है सारा। वो तो लग रहा है कि वो सब नाकाम होगा इजराइल के इसलिए नाकाम होगा कि वो जो सारे गलत जगह पर अपने आप को कर रहे हैं, वो महफूज अपने बैंक लगा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आपने हद ये कर ली है। अब सवाल ये है कि मुमकिन है कि ट्रंप की पॉलिसी दूसरी हो, लेकिन क्योंकि उसकी बेटी और दामाद जो इसराइली हैं जी, वो सेवनी मालूम होते हैं, वो मौका दे रहे हैं कि साहब इनको जितना भी काम कर सकें कर लें। अब अगर देखें आप तो दुनिया भर का निज़ाम जो है उथल पुथल इसने कर आदमी ने कर दिया। अब इंडिया की कितनी बेइज्जती की है, अब उसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं कि नहीं हमारी तो हम नेचुरल लाई है, फितरी हमारे एच लाई है, तो सही है। तो अब ज़ाहिर है कि चीन और ने कोशिश की थी, लेकिन वो मालूम है कि वो ज़ाहिर है कि वो कहाँ जाएगा। अमेरिका के मफादात और इंडिया के मफादात एक जगह जमा हैं जी, कभी हो नहीं सकता कि वो एक दूसरे के साथ में मुलाकात करें। अब अगर आप देखें कि यूरोप को भी देख लें, यूरोपीय दुनिया को भी एक दूसरे लड़ा रहा है, पाकिस्तान इंडिया को भी लड़ा रहा है, और अब दूसरा जो है उसको बाहर करने के लिए कहेगा। और दूसरी तरफ कहते हैं मुझे जंग पसंद नहीं है। वो कुछ भी कहे, लेकिन जाहिर है कि जंग तो वो करा रहा है, खुद ही करा रहा है ना जी, सारे निज़ाम को उथल पुथल कर रहा है। अच्छा मेरे साहब देखें, अब ये जो दीदा दिलेरी है इजराइल की, देखिए आपने प्रोग्राम से पहले आप बता रहे थे कि 5 मुल्कों पे है, 5 मुल्कों पे, और हमास से तो जंग जारी है, वो फलस्तीन वो छठी है, वो 6 मुल्कों से। देखिए आपने शाम पे हमला किया जी, आपने इराक पे हमला किया, आपने ईरान पे हमला किया, लबनान पे हमला किया, आप कतर पे कर दिया, यमन पे हमला किया, यमन पे भी हमला किया जी, 7 हो गए। तो ये तो 7वां हदफ है। तो यमन पे भी हमला किया, यमन पे भी कितने वज़ीर आज़म तक को उनको मार डाला, उनकी तो पूरी कैबिनेट मार दी। तो खैर वो बदला तो लेंगे, वो भी अरबी हैं, वो अरबी तो हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुराने टिपिकल अरबी हैं, वो टिपिकल अरबी है, तो वो बदला पूरा हिसाब किताब लेंगे वो। तो नहीं, बेसिक बात ये है कि जैसा बात ये नहीं है, एशिया में तनव्वु का निज़ाम है जी, उसमें एक निज़ाम नहीं है, उसमें कई निज़ाम हैं, और उसमें मुतनाज़ जो है, तनाज़ाती जो है, बहुत सी मुतज़ाद जो हुकूमतें कायम हैं, उसमें डेमोक्रेसी भी है जी, उसके अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप भी है, उसके अंदर कोई हाइब्रिड हुकूमत भी है जैसे हमारी है जी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आधा तीतर आधा बटेर हैं, और बहुत सख्त डिक्टेटरशिप जैसे रशिया है,
चाइना है और कंबोडिया है, ये सारी जो छोटी छोटी रियासतें हैं, और जापान ऑस्ट्रेलिया में जमहूरियत है, फिर इसमें चीन आ जाता है जो मैंने आपसे कहा। तो अब सवाल ये है कि उसको भी निज़ाम को भी तोड़ रहा है वो, वहाँ पर भी एक हर एक को मसरूफ़ रखा हुआ है। अब पाकिस्तान ने अब जो एक तो दोहा ने उनके साथ यकजहती का इज़हार किया, सारे मुल्कों ने किया है, दुनिया भर के जो मुल्क हैं उन्होंने सब ने कहा, जर्मनी ने भी किया है और बहुत से ममालिक ने उनके साथ सब ने किया है, कनाडा हो जो भी सारे मुल्कों ने किया है, बल्कि यूरोपियन ने तो कहा है कि हम जी इसराइल के तो पाबंदी लगाएंगे, हम पाबंदी लगाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, अमेरिका साहब भी बरहम हो रहे हैं कि साहब हमने उनको पहले बता दिया था, कोई नहीं बताया उन्होंने, ये शरीक है उसके अंदर, उन्होंने हर मामले में ये लोग शरीक हैं जी। तो आप ये देख लीजिए कि इन्होंने जो सूरत हाल ये है कि वो ये कहता है इसराइल की ये हमला जो यरूशलेम पे हमला हुआ था ये उसका जवाब है। अब बताइए क्या यरूशलेम में हमला हुआ, 6 आदमी मारे इनके जी, उसका जवाब बता रहे हैं कि ये वो 4 लेके भी गए थे इनके और लेके भी चले गए जी। अच्छा, ये इन्होंने कहा अब वो कहते हैं, दुआ के लोग कहते हैं कि हम अपना इख्तियार रखते हैं। भाई खुदा का वास्ता, आप ये असला को जमा करके क्या करो, किसके काम आएंगे? आप मुल्क पे हमला करके चला गया, आपको पता तक नहीं हुआ कि कब हमला करके चला गया है, आप इंतजार किए बैठे हो, 2 अड्डे लेके बैठे हो, तुर्की का अलग लेके बैठे हो, और फिर इंडिया के 2 आदमी पकड़े हैं उन्होंने जासूस के तौर पर जी। तो अब वो कहते हैं ये लोगों ने निशानदेही की, पिन पॉइंट किया कि यहाँ पर है, वो उनके पास सेटेलाइट है, क्या उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, अब अगर हिसाब लगाएं, सऊदी अरब ने भी कर दिया, तुर्की ने भी किया, चीन ने भी किया, जर्मनी भी किया, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दून, इराक, मराकश, शाम, यमन, अलजायर, लबनान, ओमान, फ़लस्तीनी अथार्टी, अक़वाम सरबराह जो है एंटोनियो गुतेरेस ने और खलीज ताउन कसूल इस्लामिक जहाद के दीगर ममालिक और तंजीमों को जुमला शदीद मजम्मत करते कदर के साथ यकजहती का ऐलान किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने पहले तो फ़ोन किया जी, फिर वो खुद चले गए हैं जी। अब देखिए उनका कैसे इस्तकबाल होता है। जो देखिए वो उनका दौरा तो हो गया मुकम्मल और उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ, सब कुछ हुआ वज़ीर-ए-आज़म का, हाँ वज़ीर-ए-आज़म हो गया जी। और वो तो इज़हार यकजहती के लिए गए और उनको समझाने गए होंगे कि भाई अगर कुछ है तो आप भी जवाब दो, हाँ, और हम तैयार हैं आपके साथ, हम साथ हैं आपके। हाँ, अभी अच्छा ब्लॉक बन जाएगा कतर और ईरान के दरमियान, वैसे भी ताल्लुकात अच्छे थे जी। बल्कि वो देखिए ना, आपने जो आप बता रहे थे ना कि दोहा इतना इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान वाला मामला हल किया है, फिर मुमकिन मुझे लगता है ये है कि इसको कोई गुस्सा है कतर वालों पर कि वो जो फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान भी उन्होंने सालिसी करवाई भाई, तो उनको गुस्सा है कि ये छोटा मुल्क जो है इतने हमारे बड़े बड़े काम कर रहा है। फिर एटमी मामलात पे जो बातचीत बंद थी वो वहीं से स्टार्ट हुई। फिर बस सब कुछ ठीक है, पहले भी पहले भी उन्होंने अपने वहाँ कतर से हमला किया था ईरान पर जी। और अब जो है सवाल ये है कि उनको किस इतना लंबा है, कुछ 2800 किलोमीटर का फासला है, अगर इराक से आएँ, शाम और इराक से आएँ, तो सवाल ये है 2 मुल्कों तो फिर बाद में उनको फिर रीफुलिंग कहाँ किसने करा के दी उनको जी। रीफिलिंग के बगैर तो नहीं चल सकते थे। अब क्या तो हवा में हुई है जी, फिजा में हुई है, या फिर उन्होंने अमेरिका ने दिया, इनके जो बड़े अड्डे लगे हुए हैं बरतानिया के, अमेरिका के, यहाँ पर उन्होंने की होगी। तो अब सवाल ये है कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये तो कोई बताएगा, आप हमारे जो आदमी सेटेलाइट चीन बता सकता है, रूस बता सकता है कि किसने ये काम किया। कि अब सूरत हाल जो है ज़ैन साहब इतनी बिगड़ी हुई है कि यानी हमारे वज़ीर दिफा सही कह रहे हैं कि फिर सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा एक पाकिस्तान की उम्मीदों का मज़र है, और पाकिस्तान के और तमाम इस्लामी दुनिया के मामले में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, मैं तो उसको बहुत तारीफ़ करता हूँ। एक ज़माने में मेरे दोस्त होते थे, अब तो खैर वो हम बहुत दिन हो गए, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन उसमें ईमान की रमक बाकी है ख्वाजा आसिफ में जी। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो कुछ बात जज्बा ईमानी की बात वो कर रहे हैं, बड़ी बात है। जो कि आम ज़ाहिर है कि वो जिस बाप के बेटे हैं वो बड़ा ज़्यादा तहरीकी है, पाकिस्तान के लोग हैं, तो उनको तो फिर ये ज़ेब देता है। तो अब तो खैर लोगों को समझ में आ गया जी। फिर सब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे आएंगे। नाज़रीन, मुख्तदा वक्फा है, वक्फा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। मिर्ज़ा साहब आप कह रहे थे कि कुछ और कहना है इस पे, फिर हम अगले मौजू। तो अब कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने एक अच्छी बात कही है जी कि साहब इसराइली हमले से कमालियों की राय की उम्मीद ख़त्म हो गई है कि अब हम किरदार अदा नहीं करेंगे। जिसके लिए वो आए थे आपने हमला कर दिया, वो चाहता ही नहीं है ना जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इसमें तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि ख़ुद जो है इसराइली जो है वो इसके ख़िलाफ़ उठें, और मेरे ख्याल में ये मौका हो गया है। जिस अंदाज से कतीरों ने अपना काम किया है जी, खामोशी से अपनी जगह जो बनाई है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो असर डालेगा इसराइलियों पर जी, और वहाँ पर बड़े हंगामा शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, अब आ जाए अगले मौजू पे। अब अगले मौजू ये जो मोदी साहब के जो बेइज्जती है और सुबकी है, ये तसलसल है इसका, एक जारी है अभी तक। हाँ, वो तो खैर ठीक है। तो ये जो ब्राज़ील के साथ जो मुआहदा था इनका, ये इतना एक और बात भी कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम भी लिया इजराइल ने। जी, वो कहा कि कतर पे हमला पाकिस्तान में जो उसामा बिन लादेन खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन हुआ था, ऐसा ही ऑपरेशन। उन्होंने उसको मसला दी कि भाई हमने वैसे ही किया जैसे अमेरिका ने किया था। पाकिस्तान ने इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है और कहा कि हम खुद ही जज हैं, खुद ही दहशतगर्द भी खुद हैं, हाँ, और खुद ही फैसले भी कर देते हैं। एक और वाक़या हो गया है, वो भी जिक्र कर लें पहले। जी, अच्छा, कनाडा ने इस पर कहा कि इजराइल पर पाबंदी का हम लगाने की सोच रहे हैं। जी, और देखिए क्या करते हैं। फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा मामला जाएगा, अमेरिका वीटो कर देगा। चलो वीटो करे, कुछ भी करे, लेकिन कोशिश तो होगी ना भाई। जी, भाई कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, हर एक आदमी कोशिश करेगा। जो सारे लोग जो हैं, जो इनके पुराने दोस्त हैं, तो यूरोपीय यूनियन ने भी ये बात की, इजराइल पर पाबंदी की बात की है, तो आवाज़ तो उठ रही हैं। अब साहब ये है कि ब्राज़ील का मुआहदा जो है, वो एक अजीब बात हुई है कि ब्राज़ील ने कहा कि भाई हमें आपकी आकाश मिसाइल की खरीदारी की हम नहीं चाहते। हमें आपके आकाश में नहीं जाना है, हमने आपके आकाश नहीं जरिए। जाना। आकाश वो समझते नहीं है, जी, आकाश पर आसमान पे। जी, तो अब इस सिंदूर ने जी, बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली दुनिया में पैदा की है। नहीं, विधवा ने हाँ, उसको, मेरा वो जुमला था कि विधवा बना दे। उसको विधवा जो बनाना, वो अभी तक वो विधवा है। विधवा है। जी, तो अब भारत को ऑपरेशन सिंदूर ने बर्दाश्त के जो दिए हैं, उससे दुनिया पर बड़े गहरे एतराज़ मतलब हुआ है। जी, और उसने इनके दक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील ने भारत के आकाश मिसाइल के सिस्टम की खरीदारी के मज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि मज़ाकरात का इख्तिताम भारत के जनाब सिस्टम के जदीद टेलीविज़न फराहम न करने पर हुआ है। ब्राज़ील फ़ौज दरमियानी तवील रेंज के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनी ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की, तमाम ब्राज़ील ने इस पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मुआहदे की मजमूई मालियत तकरीबन 5 अरब भारतीय रुपये है। दक्कन हेराल्ड के मुताबिक मज़ाकरात ख़त्म होने के बाद ब्राज़ील ने इटली के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। अब ब्राज़ील इतालवी एयर डिफेंस इमाद के हासिल करने पर गौर कर रहा। ख्याल है कि मार्का हक में शिकस्त के बाद आलमी सतह पर भारतीय तलों के साथ बुरी तरह मुसाफिर हुई है। जी, तो ये तो आपने देख लिया जैन साहब, ये तकरीबन 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआहदा है। और उन्होंने अब वो यूरोपीय यूनियन की तरफ चले गए, यूरोपीय मुल्क तो इटली की तरफ चले गए वो। जी हाँ। अच्छा, वो उन्होंने ये भी कहा कि इनके आकाश मिसाइल पे हमें भरोसा नहीं है, इसकी रेंज भी कम है। नहीं, वो रेंज तो बहुत ही कम है, 25 किलोमीटर। हाँ। और वो जो उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो 40 किलोमीटर का उनको उनसे हो रहे जी हैं हाँ। लेने के। तो वो कह रहे हैं कि इनके ना जहाज़ पे एतबार कर सकते हैं, ना हम इनके मिसाइल भी पे। नहीं, इनकी नो-हाउ भी नहीं है और बहुत बुरा हाल है इनका। और खामखा ये एक किस्म के कागजी शेर हैं। तो वो जो इनके कागजी शेर सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं ना, टीवी पे बैठे होते हैं, वो पता नहीं क्या अब सबके अब मान पड़ गए हैं, क्योंकि वो जो अब ये लड़ाई जो हो गई तब्दील हो गई है सियासी लड़ाई में। जी, और कांग्रेस ने कि जो जितने भी जो चाहने वाले लोग हैं, मीडिया सोर्सेज हैं, जी, वो सब लग पड़े हैं मोदी के हर बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनकी सही बात पे ये बुरी गलत बात पर सबको बहुत ज़्यादा उजागर कर रहे हैं। और हर बात को ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इस आदमी ने जो कहते हैं कि पहले जब हम जाते थे कोई भी हमारा तो इंडिया जिंदाबाद होता था। जी, आजकल मोदी जिंदाबाद होता है और फिर मोदी जिंदाबाद मुर्दाबाद ही होता है, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, सब दिखावे। अब चीन गए हैं तो उसमें उससे बातें कर रहे हैं मोदी से और शी जिनपिंग से बढ़ के जैसे वो बहुत ज़्यादा सब उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। उनका ये पेश किया गया उनका एक स्टाइल बरतानी वज़ीर-ए-आज़म से मिलेगा, वो उससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो है अपना तो भाई एटॉम लैंड रखते हैं। और वो थोड़ा वो मिले हैं पहले, गर्मजोशी से मिले, लेकिन उसके बावजूद इनकी हालत है ना कि ये लिपटते हैं। हाँ, लिपटते। अब वो बेजार होने इस कैफियत से कि भाई ये रवैया कौन सा है। हाँ, तो बहरहाल अच्छा हुकूमतों के लेवल पर उससे भाई जैसे ब्रदर मुल्क होते हैं उनसे तो आप मिले। हाँ, नहीं फिर हर जगह मुसलमान से मिले, कोई हट नहीं है। जी। अच्छा, ये अब जरा चीन की बात कर लें फिर। चीन के तजज़ियाकार कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी, वो भारत गाँव जो है जी, गाँव जो उनका तजज़ियाकार बहुत बड़ा तजज़ियाकार है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी हुई है कि जो 7 साल बाद में मोदी साहब यहाँ आए हैं। जी, शंघाई में आए हैं, चीन में जिन्होंने कदम रखा है, हम उसको खुशामदीद कहते हैं। और इसलिए आए कि दोनों के मसाइल, दोनों के मामला एक जैसे थे। उन्होंने कहा हमने दावत इसलिए दी उनको कि वो भी अमेरिका के दर्द में आए हुए थे, हम भी अमेरिका के दर्द में आए हुए हैं। जी, तो हमारे मफाद में तक हम उनको बुलाते हैं, उनसे बात की। तो भारत और चीन ने मुश्तरका मामला में एक दूसरे तावन बढ़ाने पर गौर किया। भारत और चीन मिलकर अमेरिका के फैसले के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ इख्तियार कर लें, ये उनका पॉइंट हो गया था। और अमेरिका में दबाव डालें
चीन का भारत के साथ एक सरहदी इख्तलाफात। अब देखिए जैसे पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे है जी उनका जो है अरुणाचल प्रदेश पे भी है और लद्दाख पे भी है जी और अक्साई चीन पे भी है, तो वो कभी इनके इत्तेहाद नहीं हो सकता है। ये तो बात हमारा और चीन का जो है इत्तेहाद इसलिए मुश्तरक है कि हम उनके साथ में 1962 से 63 से उनके साथ हैं। जी 1965 में वो हमारे साथ थे, उस वक्त क्योंकि नए नए तजर्बा था माओ का, तो कहते थे आप इनके साथ में आप लंबी जंग करें। तो अब ये लंबी जंग का इलाका नहीं है ना, आपके पास तो बहुत बड़ी ज़मीन थी तो आप लंबी जंग माओ ने कर ली थी। और अब देखिए हम इंडिया के खिलाफ लंबी जंग कैसे कर सकते, तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो दूब लड़ने वाले लोग हैं, हम छुप के लड़ने वाले लोग ही नहीं हैं जी वियतनाम की तरह से। जी तो वो उस वक्त माओ ने हमें ये कहा था कि आप करो, तो हमने उसको नहीं माना और उसमें भी हम कामयाब रहे। अब देखिए 71 की जंग में भी हम कामयाब हो जाते हैं अगर वो उस वक्त हमारी हमला हम करते इस पर बहुत बड़ा हमला कर देते एकदम से अमृतसर पर और जलिंदर पर और कश्मीर में, तो वो सारा ये तैयार बैठे थे, उनके रूसियों के जहाज़ जो थे वो तैयार बैठे थे वहाँ से सब फौजों को यहाँ शिफ्ट करने के लिए। जैसे अभी हमने किया ना कई मकामात पर एक साथ कार्रवाई की, ऐसे करते हम तो शायद कुछ और होता मामला। और कहा कि हमने इसलिए भी कहा कि हम 1930 के साथ में हमारे 1930 के बाद जो मकमन लाइन है उसको हम तस्लीम नहीं करते, वो बरतानवी जो हुकूमत नहीं मानते हम जी सरहदी तो। हदबंदी की थी। और उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्क सबसे बड़ी इंसानी आबादी रहती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए बजाय इसलिए कि लड़ाई झगड़ा चले। तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर भी भारत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन पाकिस्तान खुद मुख्तारी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के बुनियादी हक़ को तस्लीम करता है, इसलिए इसके लिए तावन जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी शेयर करता है। चीन भारत की तकसीम नहीं बल्कि खत्ते में अमन चाहता है। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी अमन चाहता है, यूरोप एशिया में टकराव की पॉलिसी नहीं चाहते। जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा जंग होने का इम्कान कम है क्योंकि भारत की तैयारी नहीं है। दोनों मुल्क के दरमियान अमन खत्ते के मफाद में है। बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान को गैर मसरूफ़ करने के अमल को साथ नहीं देंगे। जी दोनों मुल्कों को एक दूसरे की खुद एहतराम करना होगा। भारत को बीजिंग की बजाय पाकिस्तान के अमन की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तार सलामती को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के दिफा और ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स को तो तस्लीम किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मुस्तैद है, बर्री फौज इंतहाई प्रोफेशनल है और नवी जदीद तकाज़ों के मुताबिक डाली जा रही है। जी पाकिस्तान के बहरिया के पास डेटा इंफॉर्मेशन का तबादला होता रहता है का चीन और पाकिस्तान के दरमियान। जी पाकिस्तान के पास जदीद आबदोदें हैं। चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका मंसूबे जारी हैं। पाकिस्तान के पास भारतीय बेहतरीन दिफाई हसास आलात हैं। पाकिस्तान के पास जदीद हथियार हैं। पाकिस्तान का अस्करी लेवल बहुत हाई है। चीन पाकिस्तान के दरमियान जदीद हब्बी अल्फाज के मुश्तरका मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मुस्तक़बिल में इनमें मज़ीद इजाफा होगा। जी तो सारी जो उनकी जो ख्वाब था कि पाकिस्तान चीन से दूर हो रहा है, वो अंदाज़ बदल गए हैं, जी स्टाइल बदल गया है कि वो अब जैसे ये आपका जो मेल लाइन 1 जो है हमारी, जो कराची टू रोड़ी की जो लाइन है, जी उसमें हमने 6.6 बिलियन जो डॉलर हैं वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए हैं, कुछ पैसे इनसे लिए हैं, तो जो मुश्तरका तौर पर बना रहे हैं हम, ताकि वो दुनिया का जो है वो आलमी सिस्टम जो है उसे कबूल कर ले जी इस लाइन को, उसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बन जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं और आसानी के साथ में जो ये इनका ख्वाब है इंडिया का कि वो हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये उनका ख्वाब ख्याल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उनके पास एक्सपर्टीज़ है। जी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे। जी जी नाज़रीन मक़सूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, भाई देखिए नेपाल में पहले आप ज़रा इसको वाइंड अप कर देना, हमारा और चीन का जो मामला है जिसमें इंडिया को बहुत फिक्र थी। अब वैसे एक बात है, वो शंघाई इलेक्ट्रिक का मुआहदा ख़त्म हो गया है, के इलेक्ट्रिक वो मुझे मालूम है। हाँ वो ख़त्म हो गया। भाई देखिए ये किसके साथ गलत किया उन्होंने, के इलेक्ट्रिक के साथ किया ना, वो ख़रीदारी का मुआहदा ख़त्म। हाँ वो नहीं करना चाहते इनके साथ में, क्यों क्या करेंगे वो? नहीं वो ये नहीं करना चाहते, नहीं यहाँ के लोग भी नहीं करवाना चाहते क्योंकि के इलेक्ट्रिक ज़रा एक कमाई पूर्ण इदारा है भाई, बहुत ठीक है, तो वो लोगों के लिए, मुल्क के लिए नहीं। अब जी लोगों के लिए नहीं, लोगों जो मफाद परस्त लोग हैं उनके लिए। जी जी। तो अब मेरा ये ख्याल है तो जो चीनी ये जो मायदा ख़त्म हुआ है ये वो चीन की नाराज़गी नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहरहाल ये तो दो कंपनियों के दरमियान का मामला है जी, और वो उसमें नहीं हो रहा है तो मत हो, हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें। जी अच्छा, चीनी तजज़ियाकार जो कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का बहुत हाई है, मोराल भी हाई है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बुधरा ऊपर है, और वो कह रहे हैं इंडिया को कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए मामला तय करें। उनकी पॉलिसी यही है जी, उनकी पॉलिसी यही है कि आप जो है
खत्ते में अमन हो तो हम लोग आपस जी। में, और अब सब इंडिया को भी हम समझाना चाहते हैं। अब जो मसला खड़ा हो गया पूरा खत्ते के अंदर, जैन साहब ये बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल काम था कि उसके जो चारों गिर्द जो ममालिक जो हैं, नेपाल, मालदीव से उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की, उनको इमदाद दी है, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, सब उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो अब वो लग गए हैं एक एक करके, मेरे ख्याल में CIA वाला काम कर रहे हैं जी। अब देखिए हर जगह पर, ईरान में भी जो है पकड़े गए हैं इंडियंस, दुनिया में हर जगह पर इनके ऊपर नज़र है कि ये लोग जो है इजराइल की जासूसी कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अब पहला जो हमला हुआ है, जो एंटी है, जो इंडिया था, नेपाल का वज़ीर आज़म, इसके ख़िलाफ़ जो है बड़ा पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। इस पर ये देखना पड़ेगा कि ये इसके पीछे इंडिया का हाथ है या कहाँ किसका हाथ है। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि इंडिया जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जैसा कि वो हमारे यहाँ मुदाखलत कर रहा है बलूचिस्तान में, और खुल के बातें हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, और इसराइल भी उसमें बलूचिस्तान के मामले में मुलविस है, और अमेरिका भी इसके अंदर मुलविस है। और बलूचिस्तान की बात भी की थी उन्होंने, चीनी तजज़ियेकार ने, हाँ की है कि वहाँ पे आप हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ कर रहे हो तो हम, ये अच्छी बात नहीं है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जी। तो बहरहाल आप कह रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया, चूँकि वो इस बात के ज़्यादा लेना पड़ेगा जी कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी बड़े मुल्क के बगैर ये काम हो जाए, और स्टूडेंट को लेना बड़ा आसान काम है। अब वहाँ पर देखें कि वो बहुत सारे दो जेलें टूट गई हैं वहाँ पर, जो सिविल निज़ाम में है वो सब टूट गया है, और कोई भी आदमी वहाँ पर ज़ाहिर है कि जेल वालों को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो ज़ाहिर है कि जेलर वो क्या करेगा, वो खाना भूखा तो नहीं मारेगा अपने कैदियों को, वो तो छोड़ देगा। ज़ाहिर है कैदी भागे फिर वो। तो वहाँ से कोई 500 कैदी भाग निकले हैं, 13,500, और अब जबकि झड़पों में 3 पुलिस का, सोशल मीडिया, लड़ाई जो शुरू हुई सोशल मीडिया पे, जैसा कि आपने कहा, लेकिन जो खटमंडू की दिल्ली बाजार में जेल सैकड़ों कैदी फरार हो, जिन्हें फौज एहलकार रोकने की कोशिश करते रहे। सूरत सुरार पर काबू पाने की पुलिस ज़्यादातर इलाकों से पीछे हट गई है और सिर्फ हेडक्वार्टर तक महदूद है, जबकि नेपाली फौज ने दारों में गश्त शुरू कर दिया और लाउडस्पीकर के जरिए कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया। फौज के सरबराह जनरल अशोक राज सकडेल ने आवाम से अपील की कि एहतियात ख़त्म करें, मुज़ाकरा रास्ता अख्तियार करें। वाज़ेह है कि पीर को सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ जो उन्होंने एहतियात की शिद्दत अख्तियार की, ये दोनों मज़ाहिर ने पाले में दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस झड़पों के कले हाकते हुए बाद पुलिस सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई और वज़ीर आज़म के पी शर्मा ओला ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। ताहम मज़ाहिर ने एहतियात ख़त्म नहीं किया और मुल्क की सरकारी निजी इमारतों पर हमले, तोड़फोड़, बहुत हालात ख़राब है भाई साहब। जहाँ पर भी लूट मार होगी, जहाँ पर भी आवाम से बेरुखी इख्तियार की जाएगी, जी, नतीजे फिर अच्छे नहीं निकलते। जी। और हमारे यहाँ इतने ताकतवर जो जितने हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या सनतकार हैं या हुक्मरान अब हो गए हैं, तो वो अब हुक्मरान अब सनतकार भी हो गए हैं, फ्यूडल लॉर्ड भी हो गए हैं, तो अब हर चीज़ के अंदर वो उनकी टांग है जी। हर इंडस्ट्री में उनकी टांग फंसी हुई है हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स की। तो अगर नहीं है तो फिर उनका दामाद होगा, कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, कोई और होगा, कोई और होगा, चचा होगा, भतीजा होगा। तो ये हर जगह पर उन्होंने पंजे जमा रखे हैं। तो अब देखें, अगर इंडिया का ज़ाहिर है कोई ना कोई लिंक हुआ तो वो ये जैसे इन्होंने, इंडिया ने फिर समझे कि बांग्लादेश वाला हिसाब यहाँ बराबर कर दिया कि अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी देखें क्या होता है। मामला काफ़ी बिगड़ा हुआ है। अभी पहले तो अमन हो जाए, फिर वहाँ पर सूरत पता लगी क्या हुआ जी, फिर तहकीक होगी, पाकिस्तान से खबरें निकलेंगी, हम चीन से निकलेंगी, बांग्लादेश से निकलेंगी, जी, तो पता चल जाएगा क्या हुआ है असल में। तो अब अभी अगर आप इसको देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी अच्छा, वहाँ पे चाइना का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा अगर इसको ख़त्म करने में या इसको ठंडा करने में, क्योंकि चाइनीज़ वहाँ भी तो काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो लेकिन अब ये चाइनीज़ तो इसको नहीं चाहेंगे। तो ये जो इस तरह के जो एहतजाज है, ये फिर हुकूमत तो चले ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो नुकसान बहुत होता है। तो हाँ, आप ये अच्छी बात की है कि ये मालूम होता है कि जैसे वो उन्होंने बांग्लादेश के इशू को जो है जवाब जी, तो हो सकता है अभी आगे जाके शायद खबरें आएँ। मेरे साहब, मुझे कहा जा रहा है वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।